इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 में बेसिकली तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो सकता है इसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट आता है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम लोग, ये सारा चीजों के बारे में इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में है। ठीक है, फटाफट देखो इसको, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से करेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक्स क्या है, अगर हमको कोई बताएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो सर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप जैसे ऐसे तो अगर तुम डेफिनेशन वाइज जाओगे तो बहुत सारा डेफिनेशन होता है इकोनॉमिक्स का, बट अगर इकोनॉमिक्स का एक मोर ओवर सबसे ज्यादा चलने वाला चीज या सबसे ज्यादा चलने वाला डेफिनेशन का बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा किताब है, एक ऐसा स्टडी है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स, कैसे ह्यूमन स्कार्सिटी के बारे में बात किया जाए और उससे रिलेटेड, ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम होता है, फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है, उसको सॉर्ट आउट करें। अब ये फंडामेंटल प्रॉब्लम क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, ये सारा चीज था। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो देखो एक वर्ड से याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लिखेंगे, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स इको, तो ये दो टाइप का, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। ठीक है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो के अंदर देखो ये आई आए, आई आई फॉर इंडिविजुअल। तो अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ याद नहीं है, तो बस हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट का स्टडी करते हैं। क्या बोला मैंने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट का स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो और थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, देखो जो बोले, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर एंड फर्म। ये कंज्यूमर का मतलब क्या होगा, जो सामान को कंज्यूम करता है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर क्या होगा, जो सामान को खरीदेगा। कंज्यूमर का मतलब क्या होगा, जो सामान को यूज करेगा। अच्छा, जरूरी है क्या कि जो सामान को खरीदे वही सामान को यूज करे, तो नहीं है। पॉसिबल है कि जो सामान को खरीद रहा है वही सामान को यूज भी करेगा। पापा कुछ सामान खरीद के लेके आते तो हम यूज करते, तो हम हो गए कंज्यूमर और पापा हो गए कस्टमर। तो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में बहुत माइनर डिफरेंसेस है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। याद रखना, हम बार बार क्लास में इसके बारे में पूछेंगे भी तुम लोग से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर कंज्यूमर आता है, जिसके अंदर रिसोर्स ओनर आता है। रिसोर्स ओनर के पास क्या होता है, ये रिसोर्स का मतलब क्या है, देखो देश का जमीन जिसके पास है, मेरे पास लैंड है तो वो रिसोर्स है। मेरा खुद का एफर्ट, जो लेबर हम दे रहे हैं, ये रिसोर्स है। तो रिसोर्स का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे या फिर कुछ प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, तो बेसिकली तुम्हारे टॉपिक में यहां से 3 क्वेश्चंस आ सकता है। सबसे पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डैश ह्यूमन डिसीजन मेकिंग यूनिट, ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाएगा कस्टमर नहीं, कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर और फर्म। ठीक है, अच्छा इसको ना दूसरा भी बोलते हैं थ्योरी को, जिसका नाम है प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। ठीक है, अच्छा क्यों इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं,
क्योंकि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम लोग डील करते हैं विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर्स। प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे कि किसी चीज का प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाए, ठीक है। सो दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी, ठीक है। तो कभी अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज प्राइस थ्योरी, व्हाट इज प्राइस थ्योरी, तुम लोग क्या बोलोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही डेफिनेशन बोलोगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी, ठीक है। अब इस प्राइस थ्योरी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो पहले आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का कैसे प्राइस सेट किया जाए। प्रोडक्ट मतलब जो भी सामान हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है। तो उसमें हम लोग डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ा था, तुम लोग आगे भी पढ़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग, जैसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा चीज का जो दाम है, जो प्राइस है, उसको हम लोग सेट करेंगे। तो बेसिकली उसके अंदर क्या आता है कि भाई किसी को कितना वेजेस देना है वो सेट करना है, किसको कितना रेंट देना है वो सेट करना है, किसको कितना इंटरेस्ट देना है वो सेट करना है, किसको कितना प्रॉफिट देना है वो भी सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलफेयर। वेलफेयर का इकोनॉमिक्स। अच्छा, वेलफेयर मतलब क्या होता है? सामाजिक कल्याण। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर है? चैट में बता दो सबको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर है, तो फिर हम लोग जाएंगे। अभी तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पॉइंट समझे। सबसे पहला चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, जिसके अंदर कौन आता है? कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर और फर्म। दूसरा क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी। इस तरफ मुंह करके, इस तरफ, इसे लगा है खिचड़ी बात रहा सामने। और तुम सामने, थोड़ा सा सामने जाओ। हाँ सामने आ जाओ। हाँ पूरा इस तरफ, पूरा इस तरफ, ठीक। बहुत पानी है, पी लो, नहा लो, जो करना करो। तुमको नहाता भी ऐसा है, लगता है तुमको देख के जब भी लगता है कि नहाता नहीं है। पूरा आस्की थ्री। प्राइस थ्योरी की जगह तो बेसिकली ये जो टॉपिक के अंदर क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट के ऊपर है। इसके अंदर तीन पार्टी आता है, या तीन बोल सकते हैं, तीन ग्रुप्स आता है, कंज्यूमर, रिसोर्स होल्डर और या रिसोर्स ओनर और फर्म। तीसरा क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले कुछ फालतू का ज्ञान तो नहीं बोल सकते हैं, बट ज्ञान, ज्ञान की बात है थोड़ा सा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मार्कोस, MAKROS, मार्कोस। मार्कोस मतलब होता है लार्ज। मार्कोस का क्या मतलब होता है? लार्ज। अब मार्कोस का मतलब हो गया लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, देखो, एन इकोनॉमिक विच डील्स विथ द टोटल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा कि इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच जो डील करता है इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम के। अभी इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो तुम्हारे देश के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, ठीक है, और चाहे वो फाइनेंशियल हो या इकोनॉमिकल हो, ठीक है, उसको चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अभी इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप का होता है? क्लास 11 में तुम लोग पढ़ा है कि सर तीन टाइप का होता है। एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक। तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो अगर हम लोग से कोई पूछा जाए कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज द, हाँ लीगल भी, देखो पॉलिटिकल, लीगल, ये सब एक्टिविटीज है। अब जब हम बोलते हैं तुम लोग को ना कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सभी चीज आ जाएगा। देश के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है,
उसको चलाने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। तो माइक्रो और मैक्रो क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो, इन अदर वर्ड्स macro economics is considered with aggregate and average of the total part of economic system। एग्रीगेट बोलो या फिर टोटल बोलो, मतलब इन शॉर्ट इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात होगा यहाँ पे, कोई एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं होगा। अच्छा, क्या क्या चीज के बारे में बात होगा उसको देखते हैं हम लोग। नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कि देश के अंदर टोटल कंजप्शन के पीछे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये सारा चीज। टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में। टोटल सेविंग, कितना आप पैसा बचा रहे हो, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजप्शन इज कॉल्ड सेविंग्स, इनकम माइनस कंजप्शन इज कॉल्ड सेविंग्स, काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोटल अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इसे एक बार रीड कर लेना। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल का स्टडी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एज अ होल, पूरा इकोनॉमिक का स्टडी है। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, तुम लोग नोट्स दे दूंगा मैं, खुद से पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं अब डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला डिफरेंस उसका डेफिनेशन हो जाएगा, दोनों का डेफिनेशन हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, ये किस पे काम करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, जबकि ये डिसीजन मेकिंग यूनिट के ऊपर, याद रखना ये कौन सा डिसीजन मेकिंग यूनिट के ऊपर काम करेगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, मतलब पूरा इंडिया के ऊपर। इट टेक इनटू अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक, पूरा इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि ये क्या है, एज होल। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जबकि इट डील्स विद द जनरल प्राइस लेवल। अच्छा, ये जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट परचेस सेल होता है, तो उसका एवरेज प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी क्यों करेंगे, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसको एक लॉन्ग टाइप से भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमको देश का ग्रोथ के बारे में पता चलेगा कि देश में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर उसका जीडीपी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम लोग को पता चलेगा। नेक्स्ट क्या हो गया मेरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है सर, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हर साल जो जनरल प्राइस लेवल में जो भी इंक्रीमेंट आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। मान लो आज किसी सामान को तुम 100 रुपए में, फिर से बता दें, ठीक है, मान लो किसी सामान को हम शिवम क्या बताया फिर से, इकोनॉमिक ग्रोथ बताए, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में जो चेंजेस आ रहा है, जो ग्रोथ आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब किसी भी कंट्री का, ध्यान रखना, किसी भी कंट्री का अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ समझना है कि उस देश में तरक्की हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग दो चीज, ऐसे तो देखो स्टडी करने को और भी चीज है, बट सबसे जो कॉमनली यूज करने वाला चीज है जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि भाई देश में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो दो ही चीज है, एक है जीडीपी, एक है पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ का मतलब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगा तो समझिए। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपके कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ रहा है।
कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हाई हो रहा है, ये सब चीज के बारे में देखना है। तो देखो डेवलपमेंट का मतलब और ग्रोथ का मतलब में क्या अंतर है। देखो विदाउट ग्रोथ देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं आपके कंट्री में, सिंपल सा बात है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है समझो। ग्रोथ का मतलब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन में इंगेज रहेंगे, डायरेक्टली इंगेज रहेंगे, तो वो लोग का इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा देश का। जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट में है कि भाई किसी कंट्री के अंदर वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा है, वहां का जो हॉस्पिटलिटी सिस्टम है वो कैसा है, लोग कमा तो रहे हैं बट वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, समझ में आया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक आगे एक्सपेंड करके उसका नाम दे दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कैसे डेवलप होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज हम लोग आगे जब रिवीजन करेंगे चीजों को पढ़ेंगे कि इक्वलिटी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, इस सब चीज के बारे में। तो बेसिकली ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, देश में जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अब भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ेंगे तो इसका हम लोग को नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, इसका पता हमको चलेगा ही चलेगा। दूसरा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई के बारे में तुम लोगों को पता ही है बढ़िया से, कि अगर आज हम किसी चीज को 100 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है, एक छोटा एग्जांपल देके बता रहे हैं, बट यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल का बात होता है। जनरल प्राइस लेवल मतलब कि तुम्हारे कंट्री में जितना भी सामान सेल होता है सबका ओवरऑल, सबका एवरेज, उसको हम लोग जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। तो उसके अंदर जितना भी चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझे तो इन्फ्लेशन का मतलब हो गया, अगर हम आज किसी भी सामान को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और नेक्स्ट ईयर वही सेम सामान को सेम क्वालिटी में खरीदने के लिए 105 रुपया देना पड़ रहा है, तो 5 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, महंगाई, बोलेगा महंगाई बढ़ गया। अभी करंट अफेयर से तो फेंक के मारते तुम लोग को हम, अभी लास्ट 4-5 साल में जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो है 2.1। हाँ, अभी डाउन हो गया है। देखो डाउन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन तो है, बट जो चीज जो अभी हम तुमको भी डिस्कस कर रहे थे, हम तो वहां टाइप कर रहे हैं, इधर पे हम बोल रहे हैं कि जो कोविड के टाइम से 7.11% था महंगाई दर, जिसको हम लोग रिटेल महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, जो 7.11 या फिर 6 तक करीब करीब था, 6 to 7 करीब करीब था, वो अभी गिर के 3 तक आ गया। तो ये है, क्या है, महंगाई तो है, बट महंगाई का जो रेट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्रोल में है। तुम अगर कोई डेवलप्ड कंट्री में जाओगे वहां पे 1% से नीचे में रहेगा, वहां पे 1% अगर आ गया ना तो सरकार गिर जाएगा। अगर यूएसए में बोलो, यूके में बोलो, अगर 1% महंगाई दर आ गया तो सरकार गिर जाएगा, ऐसा चीज है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो महंगाई का मतलब समझ में आया, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में समझ आएगा, हम लोग को इन्फ्लेशन के बारे में समझ में आएगा, हमको बेरोजगारी के बारे में समझ में आएगा कि कैसे जो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स है उसको काम नहीं मिल रहा है, को काम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्सपेंडिंग टैक्स एंड बोरोइंग दैट अफेक्ट द इकोनॉमी। मतलब फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो डिसीजन है या फिर वो पॉलिसीज है जिसमें वो बताता है कि गवर्नमेंट आगे आने वाला साल में कितना रुपया खर्चा करेगा, आगे आने वाला साल में गवर्नमेंट कितना रुपया टैक्स कलेक्ट करेगा, कितना रुपया टैक्स लगाएगा, या फिर वो बाहर से कितना रुपया का लोन लेगा। यूएसए का मतलब क्या है, फिजिकल पॉलिसी का मतलब कि जब कोई भी कंट्री के अंदर वहां का जो गवर्नमेंट है वो कोई पॉलिसी बनाता है जिसके अंदर वो कितना टैक्स देगा, क्या फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी का मतलब कि जब गवर्नमेंट
कुछ भी खर्चा कर रहा है, कहीं पे भी कोई खर्चा कर रहा है, कहीं कोई टैक्स कलेक्शन कर रहा है, कुछ बोरोइंग कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। जबकि दूसरा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या अंतर है? फिजिकल पॉलिसी के अंदर जब गवर्नमेंट जो भी खर्चा, जो भी टैक्स, जो भी बोरोइंग, जो भी इस टाइप का बना रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। और जबकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जो सेंट्रल बैंक बनाता है इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, ये सबको कंट्रोल करने के लिए, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए। देखो सेम ही चीज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिखे हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप का मतलब है रास्ता। खाना पीना छोड़ देने से इंसान मर जाएगा, पर मर जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मुर्दा के लिए जब इंसान मर जाता है उसके लिए तो इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, कुछ मतलब नहीं रहता। ठीक है, अरे ठीक है, तो हम क्या भाग जा रहे हैं? आराम से देखो ना, सीखो ना आराम से, क्या दिक्कत? तो पहले नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेरा, व्हाट आर द स्कोप, व्हाट आर द स्कोप ऑफ सब मोमो है। हाँ, व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? अच्छा, स्कोप का मतलब क्या होगा कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से मेरे पास क्या क्या बोलते हैं ना, क्या क्या एक तो पाथ हमको मिलेगा। तो पहला इसके अंदर आएगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इनकम कैसे कैलकुलेट करें, रोजगार कैसे जनरेट करें, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इसका कैसे पता लगाए। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, महंगाई और जनरल प्राइस लेवल के बारे में हम लोग को जानने का ये मिलता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को मिलता है। ठीक है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे चीजों को पहुंचाया जाए। अच्छा, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो भी सामान, देखो इसके अंदर आएगा मेनली फोर चीज, फैक्टर, प्राइसिंग ऑफ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्राइस कैसे हम सेट करें, किसको कितना देना है, ये सारा चीज आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट स्कोप क्या है? इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, बेरोजगारी कितना है, प्राइस इंडेक्स कितना है, कंजप्शन कितना है, सर्विस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, एनर्जी कितना है, इंटरनेशनल ट्रेड कितना है, इंटरनेशनल फाइनेंस कितना है, ये सारा चीज के बारे में लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इससे पॉलिसी बनाते हैं, हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, सब देखो अब ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा टॉपिक मेरा माइक्रो के अंदर आएगा, कौन सा टॉपिक मेरा मैक्रो के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैक्रो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होता है कि कैसे बेरोजगार ग्रोथ किया जाए, आउटपुट को कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे इनकम को बढ़ाया जाए, एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स किया जाए, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, उसके बारे में, ट्रेड साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा चीज के बारे में। तो देखो बेसिकली स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे, जब उसको स्टडी करोगे, तो क्या क्या फील्ड आएगा, क्या क्या फील्ड आएगा। ठीक है, मतलब क्या क्या मेरा पार्ट है। हम लोग जैसे कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, तो कॉमर्स का स्कोप क्या है? कॉमर्स का स्कोप है, मान लिया सीए कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, ठीक है, सीएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ये सब क्या है, ये मेरा स्कोप है, ये सब मेरा स्कोप है। जैसे हम लोग अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे, तो मेरे क्या ऑप्शन होगा? सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। दूसरा, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चीज के बारे, ये सारा चीजों का प्राइस कैसे सेट होगा, वो सब तय कर सकते हो।
हाँ ठीक है बंटी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यही है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, नॉट आरबीआई, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक वो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब जो काम करेगा, जो पॉलिसीज बनाएगा, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखो, हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे उससे मेरा क्या स्कोप है, आगे आगे क्या क्या रास्ता है, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जान सकते हैं, हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसको हम लोग, वाइड है, ये वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो चेंज होते रहेगा ना, लॉ ऑफ डिमांड तुम चेंज कर पाओगे नहीं, जो है वही चल रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल अभी, इसको हम लोग मच नैरो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। ऐसे उसका भी बहुत बड़ा अपना फील्ड है, बट अगर हम कंपेयर करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, मच नैरो कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल सुनो, इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब तुम लोगों को अच्छे से पता है कि देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर, वेरिएबल का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसा चीज है जो कभी कम हो रहा है तो कभी बढ़ रहा है, हमेशा चेंज है, हमेशा चेंज है, हमेशा चेंज होते रहेगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, तो उसको, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग, जो क्या लिखा हुआ है, दीज आर द वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या समझो, दीज आर वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, समझना, जब किसी चीज को हम लोग टाइम डायमेंशन, ये टाइम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझना, जब हम कोई कॉन्सेप्ट को टाइम डायमेंशन से रिलेट करके बोलेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट, बहर है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब जिसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, बोले तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, तुम देखिएगा बताएगा हमको, क्या इसके लिए तुम समय पूछा हमसे, नहीं पूछा, हम बोलेगा कि आज ना मनी सप्लाई कितना है बताओ, तुम देख के बता देगा मनी सप्लाई इतना है। हम बोलेगा देश के ऊपर कर्ज कितना है बताओ, तुम देख के बता देगा हमको। हम बोलेगा कि कैपिटल कितना है, तो देख के बता देगा, तुम समय पूछेगा क्या। बट अगर हम तुमसे पूछे कि जीडीपी कितना है, इस साल का जीडीपी रेट कितना है या जीडीपी कितना हुआ है, तो हम साल का यूज किए ना। अदरवाइज तुमसे पूछेंगे जीडीपी कितना बताओ, तुम बोलेगा सर क्वार्टरली बताए, मंथली बताए, ईयरली बताए, कैसे बताए। मतलब जिस चीज के ऊपर टाइम डायमेंशन लगेगा उसको बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो है, टाइम डायमेंशन है, समय क्या है, एक फ्लो है। और स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब जहां पे टाइम डायमेंशन नहीं लगेगा, जिसके साथ टाइम आ रहा है वो टाइम डायमेंशन का यूज कर रहे हैं, हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू में तुमको ये वर्ड का दर्शन होगा ही होगा, टाइम डायमेंशन वर्ड का, ठीक है। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट में फिर आते हैं, देखो फिर क्वेश्चन को ना हम थोड़ा पहले छोटा में बताए हैं फिर थोड़ा बड़ा में बताए, ये वाला नोट्स में। तो पहले देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो डेफिनेशन लिखा है, जो चीज हम बताए वही डेफिनेशन है, फिर नेचर लिखा है, इसके बाद फिर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल तुम लोग को हम दे दिए। और डिफरेंस, डिफरेंस देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा, डिफरेंस देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। स्टॉक कॉन्सेप्ट, a stock concept
has no time dimension. There are no time dimension in stock concept या स्टॉक वेरिएबल. स्टॉक वेरिएबल के अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा. दूसरा तरफ अ फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन, जिसके अंदर टाइम डायमेंशन होगा. बता दो, तुम लोग किसी का कॉपी नहीं चेक करेंगे. रहने दो, दो दिन एग्जाम दो, देना मत दो, कोई बात नहीं. स्टॉक इज मेजर एट द टाइम ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक के अंदर कोई समय नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमको डेटा चाहिए. अब मैक्सिमम क्या है, सेज एज अ 31 मार्च 2024. बात समझना. किसी भी कंट्री के, किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम तुमसे पूछेंगे, किसी भी कंपनी के अंदर तुमसे पूछेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, तुम हमको क्या क्या बताओगे, कौन सा डेट वाला बताओगे, 31 मार्च वाला बताओगे, सर प्रॉफिट इतना हुआ. ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट. बट अगर तुमसे पूछेंगे परचेज कितना हुआ बताओ, तो तुमने कहा परचेज एक महीना में बताए, एक क्वार्टर का बताया, या एक साल का बताया, तुम यहाँ से पूछोगे. जैसे किसी कंट्री के अंदर भी जहां पे कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट मेरे पास आएगा तो उसको बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट. और एक पीरियड ऑफ टाइम पर वीक, पर मंथ अगर वो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है. अ स्टॉक इंडिकेट अ स्टैट एक्सपेक्ट ऑफ इकोनॉमी. एक स्टैट एक्सपेक्ट बताता है, जबकि ये डायनेमिक एक्सपेक्ट बताता है. इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक स्टॉक, एक स्टैट एक्सपेक्ट भी है, और दूसरा क्या है मेरा, डायनेमिक भी है. नेक्स्ट, स्नैपशॉट एट गिवन मूवमेंट. स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है सुनो. स्नैपशॉट का मतलब अगर हम तुमसे पूछेंगे आज का इनकम कितना है, आज का इनकम पूछे तुमसे, तो तुम एक मूवमेंट या चेंजेस बताओगे ओवर अ टाइम. कल कितना इनकम होता, आज कितना इनकम होता, वो मूवमेंट हो रहा है ना, कम हो रहा है, बीच हो रहा है ना. बट अगर हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपया है, तो स्नैप, तुरंत तुरंत जो होगा तुरंत देख के बता दोगे हमको, तो स्नैपशॉट बोलते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा देखो. कैटेगरीज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैटेगरीज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो. क्या स्टॉक है और क्या फ्लो है. अच्छा, कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल. कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल. तुम्हारे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ तुम तुरंत देख के बता दोगे अभी क्या कैपिटल कितना है. ठीक है. सेविंग्स, सेविंग्स इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. सेविंग्स इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. हम एक महीना में कितना पैसा बचाए, 2 साल में कितना पैसा बचाए, 3 साल में कितना पैसा बचाए, ये अलग अलग होगा, और ये कम होगा बढ़ेगा, उसको बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट. जीडीपी, जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. कल इसको याद रखना, मीनिंग याद रखना. जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, संपत्ति किसी का. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट. लॉस कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट. बस खाली ये सब चीज याद रखना, ये जो 4-5 चीज बता रहे इसको खाली याद रखना. पहला हो गया मेरा, फर्स्ट सबसे पहला हो गया कैपिटल, ये मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है. दूसरा हो गया सेविंग्स, ये मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट है. तीसरा हो गया जीडीपी, ये भी मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट हो गया वेल्थ, ये मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है. लॉस मेरा हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी. डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी. एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमी जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है ना, वो दूसरे कंट्री से वो आराम से कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलेंगे ओपन इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी का मतलब किसी कंट्री के अंदर अगर लिमिटेशन लगा हुआ है,
कि कितना सामान बेचना है, कैसे बेचना है, ठीक है। अब ये कैसे रहेगा, ये वहां का ट्रेड पॉलिसी की वजह से, रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ कैपिटल फ्लो की वजह से रहेगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी। अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ऐसा इकोनॉमी जिसके अंदर आप लोग कुछ भी सामान बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोज इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जिसके अंदर आप आसानी से सामान नहीं बेच सकते हो, ठीक है। देखो, अलाउ इंक्रीज एक्सेस ऑफ फॉरेन मार्केट, कंपटीशन, स्पेशलाइजेशन एंड, मतलब ओपन इकोनॉमी के अंदर आपको अलाउड है कि आप वहां पे ज्यादा सामान बेचो, वहां का कंपटीशन इंक्रीज करो, वहां का मार्केट इंक्रीज करो। बस क्लोज इकोनॉमी में क्या है, कुछ नहीं, कंट्रोल रहेगा, डोमेस्टिक मार्केट का ज्यादा कंट्रोल रहेगा। एग्जांपल चाइना है, यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड हैपन, बाहर देश से जो कंट्री से हम ट्रेड कर रहे हैं वो हैपन हो रहा है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यस, इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड पढ़ रहे हैं कि ट्रेड का जो लेन देन होता है उस हिसाब से इकोनॉमी दो टाइप का, एक ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे सबके लिए मार्केट खुला हुआ है, अप्रोक्स सबके लिए मार्केट खुला हुआ है, बहुत रेयर, बहुत कम ही वहां पे लिमिटेशंस लगा रहता है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है, या फिर ट्रेड पॉलिसी ऐसा होता है जो रिस्ट्रिक्ट करे ट्रेड को। बट अगर आप देखोगे क्लोज इकोनॉमी के अंदर, तो क्लोज इकोनॉमी के अंदर आपको ये देखने मिलेगा भाई उस कंट्री के अंदर ना, उस कंट्री के अंदर बहुत सारा भेजाल है। अगर आप वहां कुछ बेचने जाओगे, वहां लाइसेंस मिलना मुश्किल है, गवर्नमेंट का परमिशन मिलना मुश्किल है, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग चाइना का देख सकते हैं, ठीक है। राखी आ रहा है ना, हम ये एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं, राखी आ रहा है, एक दिन त्योहार के लिए चाइना से सामान भिजवा देता है हम लोग के पास, और जो वो लोग रोज यूज करता है हम लोग बेच ही नहीं पा रहे उसको। हम लोग रोज चॉपस्टिक यूज करता है कि नहीं, हम लोग उसको बेच ही नहीं पा रहे। ये रीजन है, क्या है कि वो क्लोज इकोनॉमी है, वहां पे मेनली इंटरनल ट्रेड ही टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज कैपिटल गुड्स, कैन एनी फिनिश गुड्स, कैन एनी फाइनल गुड्स कैन बी कैपिटल गुड्स। व्हाट इज कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या है, ध्यान रखो, व्हाट इज कैपिटल गुड्स। A capital goods is a durable goods used in a production of goods and services। सामान को बनाने में, नॉर्थ कोरिया, वेरी गुड, नॉर्थ कोरिया, इंडिया के किसी भी कंट्री के अंदर सामान बनाने के लिए जो गुड्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। कोयला, पावर एंड फ्यूल, कोई मशीन ऐसा बना रहे हो जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स मेनली क्या होता है, एक ड्यूरेबल गुड्स है। अच्छा, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल का मतलब याद रखना, ड्यूरेबल का मतलब जो लंबा चलेगा, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो लंबा नहीं चलेगा। क्लियर हो गया, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल क्लियर हुआ। नेक्स्ट, यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यूज होगा। और एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है, मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, टूल्स, कंप्यूटर, व्हीकल्स आर यूज फॉर व्हीकल यूज फॉर डिलीवरी टफ। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जो कोई भी कंपनी अपना गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए यूज करेगा। कोयला, कोयला यूज क्यों करेगा भाई, फैक्ट्री ना कोयला यूज करेगा, उसी से अपना फिनिश गुड्स बनाएगा। मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, टूल्स, कंप्यूटर, ये सब क्यों, अपना गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जिस गुड्स का यूज कर रहा है, जिस ड्यूरेबल गुड्स का यूज कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। अच्छा, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, फाइनल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं या फिर रेडी टू यूज है। जो लिखा हुआ है, दीज आर द गुड्स इंटेंड टू अ फिनिश यूज ऑफ अ कंज्यूमर और बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए डायरेक्ट यूज या फिर कंज्यूमर का डायरेक्ट यूज के लिए जो गुड्स रेडी है, रेडी फॉर यूज, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स मतलब क्या, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, हाँ रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं हम लोग।
रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, बट सुनो, रॉ मटेरियल मेरे लिए रॉ मटेरियल है, कोई ना कोई तो उसको बनाया होगा ना, तो उसको कैपिटल गुड्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे हाईलाइट किए हैं बहुत अच्छा से, कैन एनी फाइनल गुड्स कैन बी कैपिटल गुड्स? क्या कोई भी फाइनल गुड जो रेडी टू यूज है उसको हम कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं? नहीं। कुछ कुछ आधा बना हुआ सामान भी, कुछ कुछ आधा बना हुआ वर्किंग प्रोग्रेस दे रहा है, एंड फाइनल गुड्स बी अ कैपिटल गुड्स? नो, नहीं। हाँ, अच्छा एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल दिया। तो देखो, पहले कैपिटल गुड्स समझो और फाइनल गुड्स समझो। कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिससे कोई भी कंपनी अपना फिनिश गुड्स बनाएगा, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलेंगे, बात खत्म। फाइनल गुड्स मतलब एक ऐसा गुड जिसको कोई बिजनेस या कोई कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स, काम खत्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, ठीक। अब क्या हम हर एक फाइनल गुड्स को कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, जी नहीं। देखो क्या बोला है, इन मोस्ट केस फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स because they are directly consumed, not do not distribute for a further production। अगर कोई चीज पूरा फाइनली रेडी हो गया है तो बहुत रेयर केस है कि आप उसको फिर से यूज करो, फिर वो बहुत कभी कभी कहीं कहीं देखने मिलता है, जो अभी राहुल एग्जांपल दिया कि अगर दूध का शॉप में देखोगे तो जो दूध हो गया ये मेरा क्या हो गया, फिनिश गुड्स, फाइनल फूड जिसको हम लोग बोल जो कंज्यूम कर सकता है। बट अगर वही तुम जाके देखोगे मिठाई का दुकान में तो हो जाएगा कैपिटल गुड्स। तो जगह के ऊपर है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अभी डिफरेंस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, यहाँ पे याद रखना, हम फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स नहीं बोल रहे, हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम बाय इंडिविजुअल, डायरेक्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं इंडिविजुअल को, ठीक है। दूसरा कैपिटल गुड्स क्या है, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में जो यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ये नीड्स को पूरा करता है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन करता है, जबकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करता है। एग्जांपल देखो, फूड, क्लोथ, हाउस होल्ड आइटम, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, टूल्स, ये सब मेरा हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा हो गया कैपिटल गुड्स, ये मेरा हो गया कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो ड्यूरेबल भी होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब जो लंबा चलेगा, नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। बट कैपिटल गुड देखा जाए ज्यादातर तो वो ड्यूरेबल ही होता है। इन्वेस्टमेंट, इसके लिए कुछ खास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हम कंज्यूम करते हैं, जिस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए क्या ही ज्यादा चीज चाहिए। बट यहाँ पे हमको लगता है, हमको कंज्यूम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस के लिए, ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन चेन, सामान बन गया उसके बाद कंज्यूमर के पास चला गया, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेन, जबकि इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन चेन। ठीक, इसके बाद विच आर टू दोज टू आर फाइनल गुड्स, इसका वो तुम लोग खुद से रीड कर लेना, वही बात है, पूरा फिर अगर दिया हुआ है यहाँ पे फिर से एक बार। इसके बाद व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक को, व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट? टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन अ कैपिटल एसेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब डेप्रिसिएशन हम उसमें से माइनस कर देते हैं तो मेरा आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी कैपिटल एसेट्स खरीदने में
मशीन खरीदने में हम जितना रुपया भी खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसमें से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे हैं तो हो जाएगा वो नेट इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी ग्रॉस से जब भी हम लोग नेट में जाते हैं तो डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, नोट, ये वाला नोट हम भेज दे रहे ग्रुप में, एक बार तुम लोग खुद से पढ़ लेना। इसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बना हुआ सामान, वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। WIP हम लोग कंज्यूमर गुड्स पकड़े, या कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स समझ में आया। द गुड्स विच आर यूज फॉर अ कंजप्शन ऑफ एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जो भी सामान को डायरेक्टली यूज कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। जो आधा बना हुआ माल है उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स या फिर WIP जिसको हम लोग बोलते हैं। कैपिटल गुड्स, सामान बनाने में किसी भी प्रोडक्शन के अंदर जो भी गुड्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स, द गुड्स विच आर यूज बाय अ प्रोड्यूसर फॉर अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, इसको हम लोग कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम दिया हुआ है। फाइनल गुड्स कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या होता है देखिए याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। वी मीन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, कंजप्शन मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, किसी भी चीज को हम यूज कर रहे हैं उससे मेरा वांट सेटिस्फैक्शन हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे कंजप्शन। इट इज बिकॉज वी हैव वांट दैट वी कंज्यूम द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज से जैसे हम कंज्यूम करते हैं कोई भी सामान मेरा वांट है, नहीं होगा ना, ऑफिस यूज के लिए है ना, ऑफिस यूज के लिए रहेगा तो ऐसे होगा। नहीं नहीं लोग खाली पेपर लेके लिखना स्टार्ट कर दो। देखो लिख दे रहे हैं, बता रहे प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स फिर से बता दे रहे हैं। द गुड्स विच आर यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन पर्पस आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स। जबकि कैपिटल गुड्स क्या है, ऑल द ड्यूरेबल गुड्स सच एज मशीन, बिल्डिंग, ट्रक, शिप, एयरफील्ड, एयरक्राफ्ट, ये सब भी मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल गुड्स। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पे? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब जो आधा बना हुआ सामान है, कोई दिया बन के रेडी है बट अभी वो सुखाया नहीं है, अभी उसमें कलर नहीं किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और कोई डाउट है तो बोलो, चैप्टर नंबर 1 खत्म। चैप्टर नंबर 1 खत्म। स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा देखो, फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, समय बहता है, टाइम हमेशा बह रहा है, हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक, स्टॉक क्या रहता है, एक जगह रहता है ना, देखो इसको याद रखेगा तो स्टॉक ऑटोमेटिक होगा। जिस चीज के साथ टाइम रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट, जिस चीज के साथ टाइम नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। बात खत्म। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब जो स्ट्रिक्ट है, तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपया है, टाइम लगा, तुम टाइम पूछ के हमको बताएगा, नहीं बताएगा। तुम्हारा कितना इनकम है, तुम टाइम पूछ के हमको बताएगा, दोनों में अंतर है ना। तो जब तुमको समय, टाइम डायमेंशन का यूज करना पड़े या टाइम डायमेंशन तुम्हारा दिमाग में आए, वो हो जाएगा मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। और स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब जिसके अंदर कोई समय नहीं आएगा, देयर इज नो टाइम डायमेंशन। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो।